बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टोल्ड और क्राइम के बीच में फ़र्क। तो टोल्ड और क्राइम के बीच में फ़र्क उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ, टोल्ड और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में फ़र्क। तो चलिए देखते हैं पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक चीज़ है क्या। पहले हम देखेंगे ब्रीच। ब्रीच की सिंपल जो मीनिंग है, तोड़ना। क्या तोड़ना? कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहिदा। तो किसी भी मुआहदे को अगर कोई बंदा तोड़ता है तो उसे हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। टोर्ट की हमने पिछले लेक्चर में नेचर पढ़ी थी कि टोर्ट हमेशा एक सिविल रॉन्ग होता है, उसमें हमारे जो पब्लिक राइट्स हैं वो वायोलेट होते हैं। वो आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि टोर्ट में जो हमारे राइट्स होते हैं, राइट्स इन रेम होते हैं। तो राइट इन रेम का मतलब हम समझेंगे कि राइट इन रेम क्या है। राइट तो हो गए हमारे हुकूक, अब समझेंगे रेम। रेम लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब ये होगा ऐसे राइट्स जो कि पूरे मुआशरे के खिलाफ हमारे पास मौजूद हों। इसके खिलाफ पूरी सोसाइटी या पूरी कम्युनिटी, इसके खिलाफ जो हमें राइट मौजूद हैं उसका एक मैं मिसाल देता चलूँ। डिफेमेशन यानी किसी की तजलील करना या किसी की बेइज्जती करना। तो पूरी सोसाइटी में किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो आपको आकर बेइज्जत करे, वो आपको गलत कुछ कहे या कुछ भी कहे। तो ये आपकी एक राइट एंड रेम हो गई, यानी पूरे मुआशरे के खिलाफ जो है ये आपकी राइट है कि कोई भी आपको डिफेम नहीं कर सकता। ये आपको समझ आ गया होगा कि राइट एंड रेम क्या है। वो राइट जो हमें पूरे मुआशरे के खिलाफ मौजूद हों। तो चलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो नेचर होती है वो होती है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, यानी कोई एक फर्द या कोई अफराद, इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? जिनके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसे हम कहेंगे राइट इन पर्सोनम। तो चलिए अब समझते हैं कि ये पर्सोनम है क्या। राइट इन पर्सोनम। तो चलिए अब समझते हैं कि राइट इन पर्सोनम क्या है। राइट इन पर्सोनम यानी किसी एक स्पेसिफिक बंदे के खिलाफ जो आपका राइट है, यानी जिस बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके साथ आपने एक मुआहदा किया है, सिर्फ उस पर आपका एक हक होगा जो कि उसे अदा करना है। अगर वो आपका वो हक जो कि वो छीनता है, जो कि आपने उसके साथ एक मुआहदा किया हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे राइट इन पर्सोनम। यानी किसी स्पेसिफिक बंदे के खिलाफ आपका कोई भी राइट या कोई भी हुकूक जो कि सिर्फ उस एक बंदे के साथ है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी 10 बंदों के साथ भी हो सकता है, 5 बंदों के साथ भी हो सकता है। तो वो जो आपका राइट होगा सिर्फ उन बंदों के खिलाफ होगा। वो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि पूरे मुआशरे के खिलाफ है। तो अब टोर्ट में हम समझेंगे डैमेजेस को। इसमें जो डैमेजेस होते हैं टोर्ट में, हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, वो होते हैं अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड। तो ये जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो कोर्ट कैसे डिटरमिन करती है, ये इसमें ऐड करता चलूंगा कि आपके केस के जो भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस, जो भी हालात होते हैं आपके केस के, उसके मुताबिक जो सिविल जज है आपको कंपनसेशन मुहैया करेगा, जो कि हमेशा ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। और आपको याद होगा टोर्ट का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था मैंने, उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसके डैमेजेस जो होते हैं तकरीबन लिक्विडेटेड होते हैं। तो चलिए लिक्विडेटेड को समझते हैं। ये भी मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, पर इसको फिर भी समझते हैं। तो इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो हमेशा होते हैं लिक्विडेटेड। ये होते हैं लिक्विडेटेड, यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस यानी शराइत व जवाबित रखे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके हिसाब से जो आपके डैमेजेस हुए हैं वो हम कहेंगे कि वो लिक्विडेटेड हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मौजूद हैं,
कि अगर मेरा कोई भी नुकसान हुआ तो मुझे इतना उसका हवाला मिलेगा। तो ये लिक्विडेटेड होते हैं। तो अब हमने समझा डैमेजेस को, दोनों टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड होते हैं, इसमें अनलिक्विडेटेड होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ऑब्लिगेशन को कि टोर्ट में ऑब्लिगेशन किस चीज़ की होती है और कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन किस चीज़ की होती है। तो टोर्ट में जो ऑब्लिगेशन होती है वो हमारे ऊपर कानून नाफिज करता है। जो भी चीज़ हमें कानून ने मना की है, जो कि प्रोहिबिटेड है कानून में, इसका फिर से एक मिसाल दूंगा जो कि वो सेम ही होगा, डिफेमेशन का। तो डिफेमेशन के मिसाल को हम इसमें कैसे समझेंगे, ऑब्लिगेशन में कानून ने हमें मना किया हुआ है कि हम किसी भी बंदे को डिफेम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई गलत बात भी नहीं कर सकते, उसको कुछ गालियां भी नहीं दे सकते, कुछ भी जिससे कि उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो। तो ये हमें कानून ने बिल्कुल मना किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर ये फर्ज है कि कानून में जो भी चीज़ प्रोहिबिटेड है हम वो नहीं करेंगे। तो इधर ऑब्लिगेशन हो गई कानून की। तो इसमें हमने समझा कि लॉ जो है हमारे ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, यानी किसी चीज़ से हमें मना करता है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि एक टोर्ट कमिट हुआ है। तो अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन किस चीज़ की होती है। कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन होती है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट खुद इम्पोज करता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज फिक्स होती हैं, का टर्म्स एंड कंडीशंस में जो भी ड्यूटीज फिक्स होती हैं उसके खिलाफ हमें नहीं जाना। तो इधर जो ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज करता है हमारे ऊपर, जो कि हमें फॉलो करनी होती हैं। तो कोई भी बंदा, अगर दो बंदे खुद में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो हैं दो बंदे आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, ये ऑब्लिगेशंस हैं, ये तुम्हें फॉलो करनी है। तो उससे हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही नाफिज करता है दो बंदों के बीच में। तो चलिए अब समझते हैं एक्चुअल डैमेजेस को। टोर्ट में क्या एक्चुअल डैमेजेस लाजमी होते हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं कि टोर्ट में जो एक्चुअल डैमेजेस है, लाजमी नहीं है कि आपके एक्चुअल डैमेजेस हो। एक्चुअल डैमेजेस एक्चुअल डैमेजेस आर नॉट नेसेसरी। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका कोई एक्चुअल एक्चुअल डैमेज हुआ हो, यहाँ पर आपका सिर्फ एक लीगल राइट जो है वो वायोलेट होगा, तो उसे हम समझेंगे कि वो आपका टोर्ट कमिट हो गया। तो यहाँ पर लाजमी नहीं कि कोई आपका एक्चुअल डैमेज हो गया हो, सिर्फ और सिर्फ आपका लीगल राइट वायोलेट हो उसे हम टोर्ट समझेंगे, और उसका आपका केस भी चल सकता है, उसकी सजा और कंपनसेशन भी आपको मिल सकती है। तो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक्चुअल डैमेजेस वो लाजमी होते हैं। क्या होते हैं एक्चुअल डैमेज जो होते हैं वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं। जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं, इनका होना लाजमी है कि तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको कोई भी नुकसान हुए हैं वो एक्चुअल डैमेजेस होने चाहिए। आपको पैसों का नुकसान हुआ है, आपका किसी चीज़ का नुकसान हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से, तो इसमें एक्चुअल डैमेजेस लाजमी होते हैं। और टोर्ट में एक्चुअल डैमेजेस लाजमी नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ आपका जो लीगल राइट है वो वायोलेट हो जाए तो वो ऐसा समझा जाएगा कि वो एक आपका टोर्ट कमिट हो गया और उसका सजा भी आपको मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डैमेजेस, जो कि टोर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में हमने समझे। तो अब हम देखेंगे लिमिटेशन को। लिमिटेशन है टोर्ट में क्या है, आपका कोई भी टोर्ट कमिट हुआ है, आपका कोई नुकसान हुआ है, तो वो आप एक साल के अंदर, टोर्ट में कितना टाइम दिया गया है, 1 ईयर, तो वो आपको एक साल के अंदर अंदर ही वो केस दायर करना है और उसका अदाला आपने लेना है। अगर एक साल से बढ़ गया तो वो आपका टोर्ट का केस दर्ज नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। और कॉन्ट्रैक्ट में जो लिमिटेशन दी गई है वो दी गई है 3 साल। तो आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो 3 साल के अंदर अंदर आपने उसका केस दायर करना है और उसकी कंपनसेशन लेनी है। अगर 3 साल तक आप अपना केस दायर नहीं करते, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो आपको डैमेजेस हुए हैं उनका अदाला नहीं लेते, तो फिर उसके बाद आपका कोर्ट में कोई भी केस नहीं होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल के बाद। मतलब आज कमिट हुआ कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आज कमिट हुआ आज के दिन,
तो पूरे 3 साल बाद आपका ये जो टाइम है, लिमिटेशन है, वो एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो अब आते हैं इन दोनों की फाइनल जो पॉइंट है वो समझने पर। तो इसका ऑब्जेक्ट हमने पहले भी समझा था कि ये जो है हमारी पब्लिक राइट्स को महफूज करता है। क्या करता है? सिक्योर करता है। तो ये हमारे जो पब्लिक राइट्स हैं उनको सिक्योर करता है, उन्हें महफूज करता है। हमारे जो भी पब्लिक राइट्स, जो कि हमने पढ़ा राइट इन रेम, हमारे जो भी हुकूक हैं उनकी जो हिफाजत करता है वो करता है टोर्ट। तो अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? किसी दो बंदों के बीच में, बिटवीन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ये हमेशा किसी दो पार्टीज के बीच में होता है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि ये राइट इन पर्सोनम है। इसका जो हक है वो सिर्फ दूसरे बंदे पर है जिसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे हम ये समझेंगे कि ये हमारे प्राइवेट राइट्स को प्राइवेट राइट्स को सिक्योर करता है। ये हमारे प्राइवेट राइट्स को सिक्योर करता है और वो हमारे पब्लिक राइट्स को सिक्योर करता है। ये हमने अभी समझा कि टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी फर्क है वो आज हमने समझा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको सारी समझ आ गई होगी। तो इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक और फर्क भी है, जो कि है कोडिफाइड और अनकोडिफाइड का। कोडिफाइड हम किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें हमारे सेक्शंस मौजूद हैं 1 2 3 4, वो सारा कोडिफाइड है और हमारे पास वो मौजूद भी है रिटन फॉर्म में, दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसे हम कहते हैं। और टोड की बात करें तो टोड बिल्कुल अनकोडिफाइड है। इसके ना कोई सेक्शन है, ना कोई आर्टिकल है, ना कोई एक सिंपल बुक है जिसमें हम उसे ढूंढ सकते हैं। ये पूरा काम करता है जो कि पुराने प्रेसिडेंट्स होते हैं, यानी पहले जो जजों ने फैसले सुनाए होते हैं उनको ये फॉलो करता है। वहां पर जो भी फैसला होगा ये भी उसी हिसाब से अपना फैसला सुनाएगा। तो टोर्ट अनकोडिफाइड है और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कोडिफाइड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।